इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के इतिहास की किताब का दूसरा अध्याय। और इससे पहली वीडियो में हमने पहला पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था सत्याग्रह आंदोलन किस प्रकार से चला था। रोल्ट एक्ट को पढ़ा था, और जिसमें गांधी जी की बहुत अहम भूमिका रही थी, और किस प्रकार से 1920 और 21 में जो कहानी चल रही थी वो हमने इससे पहली वीडियो में पढ़ी थी। और अब जो पूरे देश में आंदोलन चलने लगा था, तो अब देखना है कि गांधी जी के अलावा कौन कौन इस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे, वो अभी हम इस अध्याय में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, क्या है टॉपिक? तो टॉपिक है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। तो सत्याग्रह के जो कहानी है उसके विषय में ही बताया गया है कि अलग अलग जगह पर किस प्रकार से आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो जानते हैं, देखिए क्या है। तो असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, ये हमने पढ़ा ही था। क्या असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुए थे वो 21 में ये पूरी तरह से क्या है चल रहे थे। और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने क्या हिस्सा लिया था, लेकिन हर एक अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सबकी क्या है, आकांक्षाएं अपनी अपनी थी। हिस्सा लिया था सब, अलग अलग उनके दिलो दिमाग में अलग अलग इच्छाएं घुसी हुई थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ क्या थे, अलग अलग थे। सब एक जो मेन चीज़ थी वो थी कि स्वराज, क्या चाहते थे सभी, स्वराज चाहते थे। ठीक है, इसको स्वीकार तो किया था, लेकिन उनके अर्थ जो है उनके दिलो दिमाग में अलग अलग तरह से बैठे हुए थे। तो वन बाय वन हम चलते हैं। शहरों में किस प्रकार से आंदोलन उभरा था, गाँव में किस प्रकार से आंदोलन उभरा था, और साथ साथ में कौन कौन से इलाके और कौन कौन लोग इसमें सक्रिय रहे थे। ठीक, वो पढ़ने वाले हैं अभी हम। तो शहरों में आंदोलन हम पढ़ने वाले हैं। देखिए शहरों में आंदोलन किस प्रकार से हुआ था। तो आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग, क्या है, शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। मध्य वर्ग, शहरों में जो मध्य वर्ग था उसकी हिस्सेदारी क्या है, इस आंदोलन में सक्रिय रूप से देखनी थी। हजारों विद्यार्थियों ने क्या है, स्कूल छोड़ दिया। देखिए क्या बात आई, मध्य वर्ग कहानी शुरू हो गई, हजारों विद्यार्थियों ने क्या स्कूल छोड़े। देखिए इंपॉर्टेंट बात आ गई, विद्यार्थियों ने क्या है स्कूल छोड़ दिए। साथ में क्या है, हेडमास्टर और शिक्षकों ने क्या इस्तीफे सौंप दिए, यानी उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। उधर वकीलों ने भी क्या है मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। ठीक है, और मद्रास के अलावा ज़्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। ठीक है, मद्रास के अलावा एक मद्रास ही ऐसी जगह थी जहाँ जो थोड़ा बहिष्कार कम था, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर क्या बहिष्कार, चुनावों का बहिष्कार चल रहा था। तो मद्रास में गैर ब्राह्मण द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी कहानी दूसरी थी। ये चाहते थे कि काउंसिल में कैसे प्रवेश किया जाए, यानी जो परिषद के चुनाव होने वाले हैं उनमें क्या है सक्रिय रहा जाए, और इसके द्वारा क्या है हम अधिकार मिल सकते हैं, उनमें क्या है प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। तो अभी तक हमने क्या देखा था भाई, शहरों में क्या स्कूल कॉलेज जो छात्र थे उन्होंने क्या है स्कूल छोड़ दी। हेड मास्टरों की अच्छी भूमिका रही यहाँ पर, शिक्षकों की, और फिर वकीलों की भूमिका इसमें देखने को मिली है। ठीक है, मध्य वर्ग का भी इसमें बहुत अच्छा रोल इसमें शहरों में दिखने लगा। तो अब देखिए आगे क्या हुआ, आर्थिक मोर्चे पर बात करते हैं। ये तो रहा कि लोगों ने किस प्रकार से शहरी लोगों ने अपना जो उत्तरदायित्व वो निभाया। तो आर्थिक रूप से क्या रहा, आर्थिक रूप से आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज़्यादा नाटकीय रहा। वो किस प्रकार से रहा, देखिए विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। क्या है, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। देखिए ये असहयोग का मतलब ये होता है कि हम सहयोग ना करें। ठीक, मतलब किसी भी प्रकार से उन्हें सहयोग ना दें, तो विदेशी सामान जो था उसका बहिष्कार किया जाने लगा। ये आर्थिक रूप में चल रहा है। तो अगर आप पॉइंट बनाएंगे तो उस प्रकार से शहरों में किस किस की हिस्सेदारी थी। इधर आर्थिक रूप में क्या किया गया था, उधर शराब की दुकानों को पिकेटिंग की गई थी, और विदेशी कपड़े की क्या है होली लगाई गई। तो 3 पॉइंट यहाँ पर हमको मिले हैं, क्या है विदेशी सामानों का बहिष्कार, उधर शराब की जो पिकेटिंग की गई दुकानों की, और विदेशी कपड़ों क्या है होली जलाएगी। मतलब सब स्वदेशी पहनना चाहते थे। ठीक है, एक बार हम ये जान लेते हैं पिकेटिंग क्या होता है। प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप होता है जिसमें दुकान या फैक्ट्री के दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लिया जाता है। मतलब ये पिकेटिंग क्या है कि एक तरीका है प्रदर्शन करने का, विरोध करने का, कि जिसमें लोग जो हैं किसी दुकान या फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता क्या है रोक लेते हैं। ये पिकेटिंग होती है। जब लोग अंदर जाएंगे नहीं तो शराब जो बिकेगी नहीं। तो एक्चुअल में ये कर क्यों रहे थे, ये इसलिए किया जा रहा था कि शराब पर जो अधिकार था वो किसका था, वो विदेशियों का था, इसलिए ये ज़रूरी था।
विदेशी कपड़ों को जलाया गया, सामानों का बहिष्कार किया। तो अब कुल मिलाकर के हर तरह से बहिष्कार करने लगे थे लोग। अब 1921 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात क्या है, आधा रह गया था और उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। देखिए इतने का आयात होता था, 102 करोड़ का आयात होता था, है ना, इतने कपड़े का आयात होता था। मतलब ये एकदम से लगभग आधा हो गया, 57 करोड़ का कपड़े का आयात हुआ विदेश से। तो कुल मिलाकर हुआ क्या कि जो लोग सक्रिय हुए थे विदेशी सामान को, विदेशी कपड़ों का जो बहिष्कार करने लगे थे, इस वजह से ये जो है आधा रहने लगा था। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार भी कर दिया था। तो मतलब विदेशी चीज़ का हर तरह से क्या हो रहा है, जो है इनकार किया जा रहा है। चाहे विदेशी व्यापार हो, विदेशी चीज़ हो, बहिष्कार चल रहा है। ठीक है, जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिल और हस्तकरों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। देखो ये तो जाहिर था कि जब भारतीय कपड़े को लोग पसंद कर रहे हैं, उसको पहनना चाहते हैं, विदेशी कपड़ों को क्या है बहिष्कार कर रहे हैं, तो जो भारतीय कपड़े की जो मिलें हैं और जो हथकरघे हैं उनका उत्पादन तो क्या बढ़ेगा ही, जाहिर है बढ़ेगा। जब स्वदेशी हर चीज़ अपनाई जा रही है तो वो स्वदेशी जो उस चीज़ में क्या है बढ़ोतरी होनी है। ठीक है, तो ये जो अभी इतना सिस्टम हमको दिखने लगा कि जो स्वदेशी चीज़ों को क्या बहुत ही तवज्जो देने लगा, इसलिए क्योंकि विदेशी जो सामान थे उनका बहिष्कार हो रहा है। ठीक, तो ये मतलब असहयोग आंदोलन और जो ये चले थे इनका ही क्या है प्रभाव था। कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कारण खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उसे खरीद नहीं पाते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। देखिए मेन चीज़ बात किसकी आ गई कि भारतीय संस्थान होने चाहिए, भारतीय संस्थान होने चाहिए और उनमें क्या है कपड़ा बनना चाहिए। देखिए ये जो भारतीय कपड़ा बनाया तो गया, खादी कपड़ा बनाया गया, ठीक है, खादी का बोलबाला होने लगा, लेकिन ये खादी का कपड़ा जो लोगों को बहुत महंगा पड़ने लगा। अब गरीब लोग उसको ख़रीद कैसे पाते, तो इस वजह से हुआ कि जो बहिष्कार चल रहा था, विदेशी कपड़े का जो बहिष्कार शुरू हुआ था वो लगभग क्या है धीमा पड़ने लगा। भाई गरीब के पास में क्या होता है बहुत कम पैसा, वो चाहेगा कि उस कम पैसे में क्या है जो उसको वस्तुएं अवेलेबल हो जाए वो उनको ले ले। ठीक वही यहाँ हुआ था। तो जो खादी कपड़ा था वो उनको भारी पड़ता था, बहुत ही महंगा पड़ता था। इस वजह से क्या है जो कपड़े का बहिष्कार था थोड़ा सा धीमा पड़ने लगा। लोग ये चाहने लगे कि भारतीय संस्थान बने और भारतीय संस्थानों के द्वारा ये जो है कपड़े का जो बनना है वो हो, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ये कपड़ा सस्ता पड़ने लगेगा ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जाए। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा से अदालतों में पहुंचने लगे। भाई देखिए वैकल्पिक संस्थान जो बनाने थे, मतलब जो भारतीय संस्थान वो बनाने वाले थे उनका जो है प्रक्रिया बहुत धीमी रही थी। मान लीजिए विदेशी लोगों ने भारत में कोई कंपनी लगाई, भाई उनके पास में टेक्निक्स हैं, उनके पास में इतना पैसा है, बजट है, आर्थिक रूप से वो मजबूत है ना, औद्योगिकरण उनके पास में पहले ही हो चुका है, तो वो अपना जो संस्थान बनाएंगे वो बहुत जल्दी बना लेंगे। लेकिन भारत के पास इनमें से कोई सी भी वस्तुएं नहीं है, मतलब कोई सी भी सुविधा नहीं है, औद्योगिकरण हुआ नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, ठीक है, टेक्निक इतनी है ही नहीं, तो संस्थान बनेंगे कहाँ से। संस्थान बनाने के लिए सारी चीज़ें चाहिए और वो विदेशियों के पास में थी। ठीक है, तो क्या हुआ प्रक्रिया बहुत धीमी थी, इसलिए सब लोग क्या है जो वापस अपने काम पर क्या है लौटने लगे। विद्यार्थी, शिक्षक और क्या है वकील सब अपने अपने कामों पर वापस हों। तो जो आंदोलन शहरों में चल रहा था, ठीक है, जो चरम पर पहुंचना चाहिए था वो चरम पर पहुंचने से पहले ही क्या है धीमा हो गया। ठीक, ये तो रहा शहरों का। तो शहरों में ये देखा मुख्य रूप से कौन कौन उसमें सक्रिय रहे थे, मध्य वर्ग के लोग रहे थे, विद्यार्थी, शिक्षक, वकील, ठीक है, ये सारे लोग रहे थे। अब हम चलते हैं गाँव में क्या सिस्टम चल रहा था। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ,
भाई विद्रोह का जो भी असर था वो तो संपूर्ण भारत में दिखने लगा था। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैला था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष में भी इस आंदोलन में समा गए थे। मतलब जो आदिवासी लोग, किसान लोग, देहाती लोग सब इसमें क्या है, शहरों की तरह सब सम्मिलित होने लगे थे, क्योंकि ये भारत का आंदोलन था। सब चाहते थे कि इस आंदोलन में क्या है, सम्मिलित हो जाएं। एक नाम यहाँ पर आता है, देखिए, अवध। ठीक है, अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो नाम याद रखिएगा भाई, कौन है, बाबा रामचंद्र। और अवध का जो सेंट्रल नॉर्दर्न प्लेन है हमारा, उत्तरी मैदान, मतलब उत्तर प्रदेश का जो मुख्य भाग है, तो ये कौन सा है, अवध कहलाता है। और यहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे किसानों का, बाबा रामचंद्र। नाम याद रहेगा। तो बाबा रामचंद्र देखिए, पहले क्या है, एक फिजी एक जगह है, ठीक है, फिजी जगह है, वहाँ देश मतलब फिजी, और वहाँ गिरमिटे मजदूर के तौर पर भी क्या है, काम कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें ये जानना बहुत जरूर कि गिरमिटे मजदूर क्या होते हैं। देखिए, गिरमिटे मजदूर क्या है, एक अनुबंध पर मजदूरों को लिया जाता है, एक एग्रीमेंट उनसे कराया जाता है कि भाई ठीक है, तुम्हें हम 5 साल के लिए ले रहे हैं। ठीक है, 5 साल तक उनको रखा। ठीक है, अब उसमें कितना पैसा या किस जो भी है वो सब पहले ही मान लीजिए 5 साल तक उनसे ये कहा गया भाई आपको जो है इतने पैसे पर डे के हिसाब से मिलेंगे, तो 5 साल तक वो वही उतना ही चलता रहेगा। तो ये गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, कहलाते हैं। और गिरमिटिया मजदूर के तौर पे इन्होंने काम किया, बाबा रामचंद्र ने किया था, कहाँ, फिजी देश में। ठीक है, अब उनका आंदोलन तालुकदारों और ज़मींदारों के खिलाफ था। किसानों की ओर से काम कर रहे थे, ज़मींदार जो लोग थे, तालुकदार जो मतलब ज़मीनों के बड़े वो रहते थे, जिन पर बहुत सारे ज़मीनें और ये रहती थी, बहुत अच्छी तरह से क्या है, समृद्ध थे, उनके खिलाफ था इनका आंदोलन। जो किसानों से भारी भरकम लगान लेते थे, कर वसूलते थे और किसानों को बेगार करनी पड़ती थी उनकी, तो इनका आंदोलन उसके क्या था, विरोध था। ठीक है, क्यों किसानों को नेतृत्व ये कर रहे थे, पट्टीदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। पट्टे मतलब देखिए, पट्टे क्या मतलब होता है, मतलब ये इतना सा एरिया है खेत का, तो किसी इंसान को दे दिया, इस पर उसका पट्टा कर दिया। ठीक है, ये सिस्टम होता है। तो क्या है, पट्टे निश्चित नहीं होते थे किसानों के, तो उन्हें बार बार पट्टे के ज़मीन से हटा दिया जाता ताकि ज़मीन पर उनका अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार भी कम हो जाए, ख़त्म हो, और दमनकारी ज़मींदारों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। देखिए, किसान क्या है, वो इस बात से परेशान थे कि ज़मींदार उनको ये पट्टा दे दिया, ठीक है, इनसे 3 महीने 4 महीने साल भर कराया और इसको हटा दी कि भाई ठीक है, अब तुम यहाँ से अलग हटो, तुमको वहाँ अलग दिया जाएगा। तो इससे क्या है, किसान बहुत परेशान होते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन पर कर बहुत लगाया जा रहा था, लगान बहुत लगाया जा रहा, खेत में इतना होता नहीं था, लगान बहुत ज़्यादा लगता था, वो उसका टैक्स दे देता उसको। फिर ठीक है, फिर बेगारी बहुत होती और उनका दमन भी किया जाता था किसके, ज़मींदारों के द्वारा। तो इस वजह से क्या है, किसान उनका बहिष्कार करना चाहते थे, किसके नेतृत्व में, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। देखिए, ये तो किसानों की बात रही। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं और नाई रहे, धोबी रहे, इन्होंने भी काम बंद करना शुरू कर दिया। भाई जो ब्रिटिश लोग थे वो नाई और धोबियों का यूज़ करते थे, मतलब उनसे कपड़े धुलवाना, ये तो इन्होंने भी क्या है, क्या आंदोलन शुरू कर दिया। तो 2 लोग किसान हो गए, नाई धोबी हो गए। अब 1920 में देखिए क्या है, जवाहरलाल नेहरू ने अवध गांव में दौरा किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अवध गांव में दौरा किया, गांव वालों ने बातचीत को उन व्यवस्था समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जो है नेहरू जी, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। तो अवध किसान सभा का गठन किस किस के नेतृत्व में, किस में कौन कौन शामिल थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी और कौन थे, बाबा रामचंद्र थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अवध किसान सभा गठन किस किस ने किया था। समझ आया ना। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद में क्या हुआ भाई, गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं खोली गई। कितनी शाखाएं, 300 से ज़्यादा शाखाएं किसकी, अवध किसान सभा की खोली गई। अब उसके बाद में क्या रहा, अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। ठीक है,
यानी असहयोग आंदोलन में उन्होंने जो ये सभा बनाई थी इसको जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व क्या है, खुश नहीं था। और जब 21वां आंदोलन फैला तो तालुकदार व्यापारियों के मकान पर हमले होने लगे और बाज़ारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। तो भैया किसने किया होगा अनाज गोदामों पर कब्जा? किसान लोगों ने। कांग्रेस इससे क्या है, सहमत नहीं हो रही थी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्थानों पर क्या स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे, स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे गांधी जी ने क्या है, ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। तो महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और अक्सर को सही ठहरा रहे थे। तो कहने का मतलब ये रहा कि ये आंदोलन करना चाहते थे, असहयोग आंदोलन। भाई सहयोग नहीं करना है, लेकिन ये लूटपाट, बाज़ारों को लूटना, अनाज गोदामों पर कब्जा करना, कांग्रेस ये नहीं चाहती थी। वो ये शांति से चाहते थे कि गांधी जी के रूप में क्या है, असहयोग आंदोलन किया जाए और क्या है, उनको सहयोग ना दी जाए, बस ये था। लेकिन इसके चलते हो क्या रहा था, बाज़ारों को लूटपाट चल रही थी और अनाजों के गोदामों पर कब्जा किया जा रहा था किसानों के द्वारा। किसके द्वारा? किसानों के द्वारा, क्योंकि किसानों का ये आंदोलन चल रहा था इधर। अच्छा, आगे देखते हैं। बहुत महात्मा का नाम लेकर ये सब चल रहा था, महात्मा गांधी का नाम लेकर। और आदिवासी के रूप में देखिए क्या है, आदिवासी के रूप में कौन सा आंदोलन किस प्रकार से चला था। देखिए अभी हमने किसानों का पढ़ा और हमने पढ़ा किसका, शहरों में कौन कौन लोग थे। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के देखिए, इन्होंने कुछ और ही मतलब निकाला और उदाहरण आ जाता है आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियाँ थी। कौन सी पहाड़ियाँ थी? गुंडेम, ये जगह है वहाँ, गुंडेम पहाड़ियाँ थी। और वहाँ क्या है, 1920 के दशक में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में आदिवासी का आंदोलन शुरू हुआ, कौन सी जगह थी? गुंडेम पहाड़ियाँ थी। और किस प्रकार से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? वो था गुरिल्ला आंदोलन, उग्र गुरिल्ला आंदोलन। तो याद रहेगा, उग्र गुरिल्ला आंदोलन आदिवासियों का आंदोलन था जो चला था कहाँ? आंध्र प्रदेश के गुंडेम पहाड़ियों में। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अच्छा, अब देखिए इसमें कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे वो जान लेते हैं। देखिए, तो कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। ठीक है, कांग्रेस भाई ऐसे जो अहिंसा वाले आंदोलन चल रहे हैं उनको कांग्रेस नहीं चाहती थी। तो यहाँ पर हुआ क्या भाई, क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेज़ सरकार के बड़े बड़े जंगलों में लोगों ने दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। अंग्रेज़ों ने क्या कर रखा था, जंगल जो थे उन पर लोग जंगलों में क्या है, एंट्री नहीं कर सकते थे। लोग इससे परेशान थे। अब मान लीजिए किसान लोग हैं, आदिवासी ये लोग हैं, तो इनको क्या है, चारा चाहिए, बहुत सारे जंगलों से चाहिए। ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या है, उसको क्या है, पाबंदी लगा रखी थी। तो आंदोलन तो शुरू होना ही होना है। लोग इन जंगलों में न तो मवेशी को चरा सकते थे और न ही जरा उनकी लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ियों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि पारंपरिक अधिकार भी उनसे छीने जा रहे हैं। मतलब वो अपने आप को गुलाम मान रहे थे कि अंग्रेज़ हम पर गुलामी करा रहे हैं, हमारे अधिकारों को छीन रहे हैं, जो पारंपरिक अधिकार हैं। भाई जंगल हमारे हैं, जंगलों में हम जा सकते हैं, वहाँ से लकड़ी ले सकते हैं, वहाँ से फल ले सकते हैं, मवेशी को चरा सकते हैं, लेकिन सब पर पाबंदी थी। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया, वहाँ तक चलो ठीक था। अब सरकार ने उन पर बेगारी कराई। बेगारी जानते हैं क्या होती है? बेगारी, किसी से आप मजदूरी कराओ और या तो पैसा दो ही मत, या दो तो बहुत ही कम मात्रा में दो। तो क्या है, सड़कों का निर्माण कराया सरकार ने, उनसे बेगारी कराई। तो लोगों ने क्या है, अब बगावत कर दी कि अब पानी सर से ऊपर चला गया है। अब इन्होंने बगावत आंदोलन शुरू कर दिया और उसका नेतृत्व जो कर रहे थे वो थे अल्लूरी सीताराम राजू।
ठीक है, एक ही नाम है ये। अल्लूरी सीताराम राजू इसका नेतृत्व कर रहे थे इन आदिवासियों का, जो इन जिन पर जो अंग्रेज़ों ने क्या कर रखा था, उनको परेशान कर रखा था, उनको दबा रखा, दमन कर रखा था उनको। ठीक है, तो नाम समझ में आया, अल्लूरी सीताराम राजू। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ हैं, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य कर सकते थे, गोलियाँ भी उन्हें नहीं मार सकती थी। ये इनके कुछ ऐसे अनुमान लगाते थे कुछ राजू जो हैं ये अल्लूरी सीताराम राजू। और राजू के व्यक्तित्व में चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। देखिए, जब आप किसी एक पर्सन में इतना गूढ़ विश्वास रखेंगे, ठीक है, तो सभी उसको ईश्वर का अवतार मानने लगेंगे। ठीक है, ये इंसान इस प्रकार से है, ये कर सकता है, तो इसके पीछे चला जाए। ठीक, तो वो नेतृत्व कर रहे थे इनका, तो सभी उनके पीछे इस प्रकार से चल रहे थे कि उनको जो है ईश्वर का अवतार मानते थे। राजू महात्मा गांधी की महानता गुण गाते थे, लेकिन ये किनके पीछे थे? महात्मा गांधी के पीछे। और उनका कहना क्या था कि असहयोग आंदोलन से वो प्रेरित हैं और लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित उन्होंने किया था। इसके लिए खादी पहनने के लिए और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है। ये इनकी थोड़ी विचारधारा अलग पहुंच जाती थी कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं आज़ाद होगा तो बलपूर्वक आज़ाद होगा। ये अल्लूरी सीताराम राजू जी तो इनकी विचारधाराएं थी। तो गुंडेम विद्रोह ने जो पुलिस थानों पर क्या हमले कर दिए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज्य प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। तो गुरिल्ला युद्ध के लिए कौन फेमस हो गए भाई? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये आदिवासियों की ओर से चल रहा था। कहाँ? गुंडेम पहाड़ियों में ये चल रहा था कि वहाँ के जो विद्रोही थे उन्होंने पुलिस पर हमले कर दिए, थाने पर, और क्या है, अधिकारियों को मारा। और क्या है, 1924 में राजू को फांसी दे दी गई थी। राजू अपने लोगों के बीच में लोकनायक बनकर रहने लगे। मतलब भाई उन्होंने जो आंदोलन किया, जो कार्य किए, लोग उनके पीछे थे, लोगों का विश्वास उन पर था। अब उनको जब 1924 में फांसी दी गई तो लोगों के बीच क्या बन गए? वो लोकनायक बन गए। लोग समझते थे कि हमारा इतना अच्छा नायक चला गया, उनके लिए आंदोलन हमें जारी रखना है, वो ये समझते थे। ठीक, तो अभी हमने कहा किसानों को देखा, ग्रामीण में और शहरी में दोनों में। इसके बाद में बागानों में देखे, यहाँ पर भी आंदोलन चला था। तो आंदोलन किस प्रकार से चला है वो भी देख लेते हैं। बागानों में स्वराज, बागान क्या होते हैं? बाग जो लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जो पेड़ उसमें हम लगाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। और ये बात आ रही है कहाँ की? असम की। कहाँ की आ रही है? असम। देखिए, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी के विचारों को वहाँ पर भी अपने लोगों ने क्या है, सराहना दी। और क्या आज़ादी का मतलब वो ये चाहते थे कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहें आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। वो ये चाहते थे। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रखें। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। और इजाज़त उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने ऐसे आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर और अधिकारियों की अवहेलना होने लगी। तो हुआ क्या भाई? देखिए, एक यहाँ पर एक्ट आया है, इस एक्ट को याद रखेंगे, बहुत काम का एक्ट है। 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। कहाँ की बात चल रही है? बात चल रही है असम की। कहाँ? असम। तो याद रखिएगा, ये एक्ट जो है कहाँ से? असम से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? बागानों से संबंधित है। देखिए, समझाते किस प्रकार संबंधित कि बागानों में जो मज़दूर काम करते थे
ठीक, इस एक्ट के तहत वो अपनी इजाज़त से बाहर नहीं जा सकते। समझ में आया ना? ठीक है, ये एक्ट था 1859 में, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, बागानों के मज़दूरों के खिलाफ़, और वो भी असम में। तो अब हुआ क्या, लोगों ने जब सुना ना कि असहयोग आंदोलन चल रहा है, तो कहते हैं ना बहती गंगा में भाई हाथ धो लीजिए, तो इन्होंने भी क्या है वही काम किया, और असहयोग आंदोलन के साथ क्या है लोगों की अवहेलना करने लगे। किनकी? जो अधिकारी लोग थे उनकी अवहेलना, मतलब बुराई करने लगे कि हम पर तो बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा, ये सिस्टम। उन्होंने क्या, बागानों को छोड़ दिया और अपने घरों को चले गए। जबकि देखिए जो एक्ट था वो क्या कहता था कि बागानों से बिना इजाज़त के नहीं जा सकते थे, लेकिन वो चले गए क्योंकि असर किसका पड़ा? असहयोग आंदोलन का। अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। उनको ये लग रहा था कि गांधी राज है तो भाई सबको ज़मीन मिलेगी और क्या है चला जाए, गांव की ओर चला जाए, लेकिन रास्ते में क्या होना था वो नहीं जानते थे। देखिए क्या हुआ, रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही क्या है फंस गए। रेलवे की हड़ताल चल रही थी, इस वजह से वो रास्ते में ही फंस गए। स्टीमर जो थे, देखिए इसकी हड़ताल से क्या मतलब है, स्टीमर कहाँ चलने वाले हैं? नदियों में चलने वाले हैं। और असम में हम बात करते तो वहाँ एक नदी आती है, कौन सी नदी जो मुख्य रूप से है वहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी। तो लोग उसके द्वारा भी तो जा सकते थे, लेकिन हड़ताल के कारण वो नहीं जा पाए और रास्ते में ही फंस गए, और पुलिस ने उनको पकड़ लिया। बुरी तरह से क्या उनकी पिटाई हुई। ठीक है, तो बागानों में ये सिस्टम चल रहा था, लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने स्वराज्य की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन उनको रास्ते में ही क्या है पकड़ लिया गया। अब स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का होता था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम पर नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। तो क्या हुआ था भाई, कांग्रेस का अर्थ और इनका अर्थ क्या है एकदम अलग अलग पहुंच रहा था। इनकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा थी कि ऐसा युग आ जाएगा जब सारे क्या है कष्ट दूर हो जाएंगे, वो ये चाहते थे, ऐसा उनको लगता था। लेकिन फिर भी क्या है, आदिवासियों ने गांधी जी का नाम लिया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी। स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो क्या है, एक अकेले भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर वे जुड़े हुए रहते थे। यानी पूरे भारत में जो आंदोलन चल रहा था उनसे वो क्या है भावनात्मक भावनाओं से जुड़े हुए थे, स्वतंत्रता चाहते थे ब्रिटिशों से। ठीक है, तो ये सिस्टम चला था। तो क्या है, महात्मा गांधी का नाम लेकर वे काम करते थे और अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। ठीक, तो गांधी जी के साथ उन लोगों ने अपने आप को जोड़ा, उनके आंदोलनों के साथ में अपने आप को जोड़ा, तो एक ऐसा अंग बन गए कि जो एक जगह पर एक ही स्थान तक, एक इलाके तक सीमित नहीं था, पूरे भारत में सीमित था। ठीक है, तो एक मूवी है, आप अगर देखना चाहें तो देखिएगा कि एक गांधी नाम की ही मूवी है, आप उसको देखेंगे तो उसमें आपको गांधी जी का जो रोल है वो समझ में आएगा कि उनका कितना रोल भारत की स्वतंत्रता में रहा था। अहिंसा के नाम से किस प्रकार से उन्होंने भारत को आज़ादी की राह पर लाया था।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और क्या ये यहाँ पर कुछ चित्र देखिए दिया गया है, और ये देखिए आंदोलनों का एक प्रभाव के द्वारा एक चित्र बनाया गया है, और जो आता है चौरी चौरा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, चौरी चौरा की घटना कब हुई? 1922 में। ये महत्वपूर्ण घटना थी। इस महत्वपूर्ण घटना थी, क्यों थी वो देखिए अभी समझाएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि चौरी चौरा कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। और कब हुआ था? 1922 में। ये दो चीज़ आपको एकदम से बिल्कुल याद रखनी है। और देखिए ये इसलिए महत्वपूर्ण रहा था क्योंकि इस घटना से गांधी जी को बहुत ही दुख हुआ। तो जब दुख हुआ तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या है, वापस लेने का आह्वान किया। इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसकी वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। तो कौन सी थी वो? चौरी चौरा 1922। याद रहेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ से बन जाता है। ठीक, तो अभी तक हमने ये जो पढ़ा था इतना कि क्या क्या घटना चल रही थी, आंदोलन कहाँ कहाँ पर हुआ था, कौन कौन उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे, तो ये सारा हमने क्या है इस पार्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट पार्ट में हमें जो मिलने वाला है वो है सविनय अवज्ञा की ओर, यानी असहयोग आंदोलन क्या है हमारा रोक लिया गया गांधी जी के द्वारा चौरी चौरा घटना के बाद में। उसके बाद में गांधी जी किसकी ओर बढ़ने लगे? असहयोग क्या है, सविनय अवज्ञा की ओर। और ये पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। यहाँ तक के लिए थैंक यू।